नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम डिस्कस कर रहे हैं सितंबर माह का करंट अफेयर, और इस क्लास में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लगभग 15 क्वेश्चंस के लगभग अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, और लगभग 15 ही क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि इकोनॉमिक सर्वे की जो आपकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी गई है। कंप्लीट पीडीएफ, सारे के सारे चैप्टर्स का सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस हैं, सारे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और सॉल्व करिए क्वेश्चंस को। वीडियो के एग्जाम के लिए, चाहे पीएसआई का एग्जाम हो, आने वाले सभी एग्जाम्स जहाँ भी इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाएगा उन सब के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। ठीक है, तो चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान भू जल संरक्षण और प्रबंध विधेयक 2024 कब पारित किया गया। तो बात की गई है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में कुछ विधेयक पारित किए गए। इस बार के सत्र में 10 विधेयक पारित किए गए। ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधानसभा सत्र में कितने विधेयक पारित किए गए। तो इस बार 10 विधेयक पारित किए गए हैं। तो इनमें से एक है राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध विधेयक 2024। नाम से स्पष्ट है, भूजल भूमिगत जो जल है, भूमिगत जल के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए इसका एक विधेयक पारित किया गया। भूमिगत जल के संरक्षण संवर्धन के लिए इस विधेयक को पारित किया गया। एक्चुअली भूमिगत जल का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, इसके लिए सरकार के द्वारा और विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसलिए एक इस बार विधेयक पारित कर दिया गया, राजस्थान भूजल संरक्षण और आपका प्रबंध विधेयक 2024। ठीक है, इसके तहत एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ठीक है, इस प्राधिकरण में अध्यक्ष होंगे प्लस सदस्य होंगे, और इनका जो चयन है वो तकनीकी के आधार पर किया जाएगा। तकनीकी के आधार पर किया जाएगा। इनके साथ इस प्राधिकरण में 2 विधायक सम्मिलित होंगे, और उनका पर्पज रहेगा आम जन की जो समस्या हैं, आम जन के जो हित हैं उनको साधने के लिए, उनके हितों की, आम जन के हितों की पूर्ति करने के लिए इसमें 2 विधायक भी सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, अध्यक्ष होंगे, 2 सदस्य सॉरी 2 विधायक सम्मिलित होंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर भूजल का अनुचित दोहन किया जाता है या सतत उपयोग नहीं किया जाता है, अप्राधिकृत उपयोग किया जाता है, तो जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर पहली बार कोई इसका अनुपयोग करता है तो उसके लिए 50,000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, 50,000 रुपये का। और अगर उसको कोई व्यक्ति दोबारा दोहराता है अपराध को, तो उसके लिए 6 माह की सजा का प्रावधान है, और या 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कब पारित किया गया, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपके कब पारित किया गया है ये अधिनियम? 10 सितंबर 2025 को। 10 सितंबर 2025 को ये अधिनियम पारित किया गया। 10 सितंबर 2025, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। कुछ बातें हैं, जुर्माने का पूछा जा सकता है कि कितना जुर्माने का प्रावधान किया गया है इसके तहत। तो यहाँ से 50,000 रुपये पहली बार, और अपराध को दोहराने पर 1 लाख रुपए या 6 माह का सजा का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट बात, इसमें प्राधिकरण में 2 विधायक भी सम्मिलित किए गए हैं आमजन के हितों की सुरक्षा के लिए। वहीं अध्यक्ष और सदस्यों का चयन तकनीकी आधार पर किया जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हाल ही में आपको पता होना चाहिए, रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की जा रही है। एम्स दिल्ली की तर्ज पर इसकी स्थापना की जा रही है। हमारी जो राजस्थान की हेल्थ यूनिवर्सिटी है RUHS, उसके उन्नयन के लिए यह काम किया जा रहा है। ठीक है, तो रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
आपकी जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है राजस्थान की RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के उन्नयन के लिए ये किया जा रहा है। और किसकी तर्ज पर किया जा रहा है? एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्थापना की जा रही है। और कहाँ की जा रही है ये स्थापना? आपके जयपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राज्य के मुख्य सचिव होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। रिम्स के अध्यक्ष कौन होंगे? रिम्स के अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव। और इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? आपके जयपुर में स्थापना की जा रही है। एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्थापना की जा रही है। राजस्थान की हेल्थ यूनिवर्सिटी RUHS के उन्नयन के लिए ये स्थापना की जा रही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025। देखो एक और विधेयक आपके सामने, राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के द्वारा मछली पकड़ने से जुड़े अपराधों पर प्रथम अपराध पर राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? एक्चुअली मत्स्य क्षेत्र में मछुआरे क्या करते हैं? मछलियों को मारने के लिए पानी में कीटनाशक पदार्थों का उपयोग कर लिया जाता है। तो इस तरह के कुछ अपराध किए जाते हैं। तो मछलियों की सुरक्षा, मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लिए एक प्रयास किया गया। मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। अब इसमें बताया गया कि मछली पकड़ने पर इससे जुड़े जो अपराध हैं उन पर अपराध राशि कितनी थी। तो पहले ये जो अपराध राशि थी 500 रुपए थी। अब इस 500 रुपए की राशि को बढ़ाकर कर दिया 25,000 रुपए। ठीक है, पहली बार कोई अपराध करता था तो इस राशि का इतना जुर्माना। लेकिन वहीं कोई अपराध को दोहराता है तो अपराध के दोहराने पर पहले 1,000 रुपए की राशि का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50,000 रुपए कर दिया गया है। तो दोनों बातें याद रखनी है। जबकि आपके भूजल के लिए प्रथम बार अपराध करने पर 50,000 था और दूसरी बार अपराध को दोहराने पर 1,00,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन मछली, इस विधेयक के अनुसार आप ध्यान रखना, मछली पकड़ने वाले में प्रथम बार पर 25,000 का जुर्माना और द्वितीय बार अपराध को दोहराने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो यहाँ से तो प्रथम बार पर अपराध पूछा गया, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 25,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, सीकर जिले में स्थित रॉयल ग्राम पंचायत में किस खनिज के भंडार पाए गए? अच्छा क्वेश्चन है, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं उनमें किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सीकर जिले में स्थित रॉयल ग्राम पंचायत में किस खनिज के भंडार पाए गए हैं? तो हमें याद रखना होगा सीकर में संचालित है आपके यूरेनियम खनिज परियोजना, यूरेनियम खनिज या खनन, यूरेनियम खनन परियोजना संचालित है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि यूरेनियम खनन परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो याद रखना इस परियोजना का संबंध आपके सीकर में से संबंधित है। और सीकर का ये रॉयल ग्राम पंचायत है। रॉयल ग्राम पंचायत में लगभग 1,000 हेक्टेयर में ये क्या मिले हैं? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। सीकर के रॉयल ग्राम पंचायत खंडेला तहसील में स्थित है। 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आपके यूरेनियम के भंडार मिले हैं। यूरेनियम। ठीक है, बी ऑप्शन। इसका उपयोग क्या है? आपके परमाणु ऊर्जा में हम क्या करते हैं? भारत की जो आयात निर्भरता है उसको कम करने के लिए। वहीं जब यूरेनियम के भंडार यहाँ मिले हैं तो क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को प्रोत्साहन तो मिलेगा। बेसिक क्वेश्चन यही है। राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा आगामी एग्जाम्स के लिए। तो याद रखना कि यूरेनियम खनन परियोजना का संबंध किससे है? तो आपके सीकर जिले से संबंधित है। और सीकर जिले में स्थित रॉयल ग्राम पंचायत किस खनिज के लिए भंडार पाए गए? ये तो यहाँ यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वॉयकन 2025 का आयोजन 16 सितंबर, ये वॉयकन है नहीं, ये है वॉयकन 2025 का आयोजन 16 सितंबर 2025 को जयपुर में किया गया। वह किन देशों से संबंधित है?
तो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वॉइकन 2025 हुई है, ये भारत और जापान के जो निवेश क्षेत्र में प्रोत्साहन किया जा रहा है, भारत में जापान के द्वारा जो निवेश का बढ़ता स्तर है उसके अकॉर्डिंग इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वॉइकन 2025 16 सितंबर 2025 को जयपुर में किया गया। बस इतना सा याद रखना है कि ये इंडिया और जापान से संबंधित, ठीक है, इंडिया और जापान से संबंधित है। तो अपना क्या अगले सी ऑप्शन अगेन राइट आंसर होगा। जापान का निवेश काफ़ी अच्छा है भारत में और लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों के मध्य रणनीतिक जो संबंध है उनके लिए इसका आयोजन किया। चलिएगा अगला क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस अभियान को इंडियन CSR अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार मिला? अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अभियान को इंडियन CSR अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार मिला है? तो याद रखना, हाल ही में CSR अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया और इसमें पूछा है हमसे सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण श्रेणी के तहत किसको प्रथम अवार्ड दिया गया है। तो ये जो आपका अभियान है प्लास्टिक नहीं जूट सही के लिए ये पुरस्कृत किया गया है। पर्यावरण की श्रेणी में इंडियन CSR अवार्ड 2025 से का अवार्ड दिया गया है प्लास्टिक नहीं जूट सही। ये जो अभियान है प्लास्टिक नहीं जूट सही, ये दैनिक भास्कर का अभियान है। दैनिक भास्कर का अभियान है प्लास्टिक नहीं जूट सही। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है, प्लास्टिक के उपयोग को रोकना है, उसके लिए एक पहल की गई दैनिक भास्कर के द्वारा, प्लास्टिक नहीं जूट सही। जूट एक बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट है जिसका प्लास्टिक की जगह पर अपन उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, डायरेक्ट याद रखना है CSR अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार दिया गया है प्लास्टिक नहीं जूट सही। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये संचालन, इस अभियान का संचालन दैनिक भास्कर के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर द्वारा एक नई किस्म खोजी गई RD 3064 3064 विकसित की गई है का संबंध किस फसल से है? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर दुर्गापुरा में स्थित है और यहाँ से एक नई किस्म RD 3064 डेवलप की है हाल ही में। RD 3064 एक किस फसल की ये जो किस्म है डेवलप की गई है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जौ की किस्म है, जौ की एक किस्म है, ठीक है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ये लगभग इसकी खासियत ये है कि 125 से 135 दिन में तो ये पककर तैयार हो जाएगी और लगभग 91 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे उत्पादन हमें प्राप्त मिलेगा। कितना उत्पादन हो जाएगा? प्रति हेक्टेयर 91 क्विंटल मिल जाएगा। 125 से 135 दिन में ये फसल पककर तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन बस हमसे पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जा सकता है कि RD 3064 जो किस्म है वो किसने डेवलप की है? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर के द्वारा विकसित की गई है। इस किस्म का संबंध किस फसल से है? तो हम बता देंगे जौ का। और क्वेश्चन रिवर्स और भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से जौ की एक किस्म है, तो हमें पता होना चाहिए RD 3064 जौ की किस्म है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचित किया गया है? राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या किया गया है? निर्वाचित किया गया है। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, जो आपका पंचायती राज है और नगरीय निकाय हैं, उनके चुनावों को संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अब दूसरी बात, मतदाताओं की मतदाता सूची का नवीनीकरण विभिन्न प्रकार के इनके द्वारा काम किए जाते हैं। खासकर मेन जो काम है वो यही है कि पंचायती राज और आपके नगरीय निकाय के जो चुनाव है उनको संपन्न कराना। तो इसका गठन कब किया गया था? इसका राज्य निर्वाचन आयोग 1 जुलाई 1994 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। संविधान के 73 और 74 में संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया संविधान में। मूल संविधान में इनका जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे 73 में और 74 में संविधान संशोधन के द्वारा
इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं कि मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थे राजस्थान के, प्रथम निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ये बात हमें याद रखनी होगी। तो आपके कौन थे, अशोक कुमार, अशोक कुमार नहीं सॉरी, अमर सिंह राठौड़। याद रखना, अमर सिंह राठौड़ पहले थे। इसके बाद अगले नेकराम भसीन, इसके बाद इंद्रजीत खन्ना बने। इनका कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित, जैसे और भी नाम देंगे, पहले हमें याद रखना होगा अमर सिंह राठौड़ है, दूसरा नेकराम भसीन, तीसरा इंद्रजीत खन्ना जी, चौथा है आपके अशोक कुमार। अशोक कुमार रहे हैं। एक आपके रहे हैं प्रेम लोभाया, प्रेम लोभाया नहीं, राम लोभाया, हर बार प्रेम नहीं चलेगा, राम लोभाया। ये हैं प्रेम सिंह मेहरा, दोनों नाम मिक्स हो गए, प्रेम सिंह मेहरा। और हाल ही में जो थे वो थे आपके मधुकर गुप्ता। और ये है आपके एट्थ जो पोजीशन है। तो ये 7 नाम हमें याद रखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं या निम्नलिखित में से कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर करके। तो याद रखना, पहले थे 1994 में जब पहली बार इनका नियुक्त किया गया था राज्य निर्वाचन आयुक्त को, तो अमर सिंह राठौड़ 1994 में इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ। और इनका जो कार्यकाल है कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5-65 जो भी पहले होगा वो इनका कार्यकाल रहता है। तो अमर सिंह राठौड़ जी का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका। याद रखना, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। कौन नियुक्ति करता है, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और संविधान के अनुच्छेद कौन सा, 243 के और 243 जेड ए में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत भी इसका उल्लेख किया गया है। और 243 के और 243 जेड ए में इसका उल्लेख किया गया है राज्य निर्वाचन आयुक्त का। हमसे पूछा गया है राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हाल ही में राज्य में 8 माह जो राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके राजेश्वर सिंह। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, राजेश्वर सिंह इनका नाम याद रखना है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया जाता है, इसके लिए शर्त यह है कि सेवानिवृत्त आईएएस होना चाहिए। जो भी सेवानिवृत्त आईएएस होगा उसमें से उनको नियुक्त किया जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो हाल ही में राजेश्वर सिंह जी को 8 माह राज्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचित किया गया है। और किसके स्थान पर, मधुकर गुप्ता जी के स्थान पर इनका निर्वाचन किया गया है। ठीक है, तो कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस की राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। इनका कार्यकाल देखा, इनका गठन कब हुआ था, 73 में, 74 में संविधान संशोधन, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, अमर सिंह राठौड़ जी, कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले होगा वो, और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी एसआरएस सर्वे के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी दर्ज की गई है। तो ये एक सर्वे हुआ है एसआरएस, ठीक है, एसआरएस सर्वे हुआ है। इसमें पूछा गया है मातृ मृत्यु दर के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए, हाल ही में हमने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग देखा था कि राज्य की जो एमएमआर है, राज्य की एमएमआर मातृ मृत्यु दर थी वो 113 थी, जो कि भारत की जो मातृ मृत्यु दर थी उसके औसत से काफी अधिक थी। भारत की तो लगभग 95 कुछ ऐसा ही था, या देखेंगे एक बार उसको भी। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें कमी दर्ज की गई है। राज्य की जो मातृ मृत्यु दर है वो कितनी कम हुई है, और ये 113 से घटकर कितनी हो गई है, 86 हो गई है, 86 हो गई है। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी होती है कि जो मातृ मृत्यु दर की कैलकुलेट की जाती है वो प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर की जाती है, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर।
इसकी गणना की जाती है। और पहले हमारी जो 2113 रही है ये, ठीक है, कितनी, 113, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में श्याम सुंदर स्वामी ने चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते। इनका संबंध किस खेल से है? तो क्वेश्चन पूछा गया है श्याम सुंदर स्वामी जी। पहले तो खिलाड़ी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए। श्याम सुंदर स्वामी जी इनका नाम है। फिर एक प्रतियोगिता हुई है, कौन सी? वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट हुआ है। याद रखना, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ आयोजन हुआ है? चेक गणराज्य में हुआ है। यहाँ पे खिलाड़ी हैं हमारे श्याम सुंदर स्वामी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो ये हमें बताना होगा। ये पैरा तीरंदाज हैं, पैरा तीरंदाज हैं जिन्होंने इस स्वर्ण प्रतियोगिता में, वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। पैरा तीरंदाज हैं। फिर दूसरी बात ये है कि इन्होंने, एक तो ये तो व्यक्तिगत प्रतियोगिता में जीता इन्होंने, लेकिन जो कंपाउंड प्रतियोगिता थी, ठीक है, कंपाउंड प्रतियोगिता थी, उसमें राकेश कुमार के साथ खिलाड़ी थे, राकेश कुमार। उन राकेश कुमार जी के साथ मिलकर दूसरा पदक भी इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता। राकेश कुमार के साथ मिलकर कोई स्वर्ण पदक जीता। तो इसलिए इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते, एक तो व्यक्तिगत स्पर्धा में और एक आपके कंपाउंड स्पर्धा में जीता, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस खेल से है? तो आपके ये पैरा तीरंदाज है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बांध पर क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन संचालित किया गया? बहुत बेसिक सी बात है, ये पता होना चाहिए कि क्लाउड सीडिंग से क्या कहना चाहता है। क्लाउड सीडिंग का मतलब है आपका कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा कराई गई, कृत्रिम वर्षा। ड्रोन के उपयोग यूज करके कृत्रिम वर्षा कराई गई और जयपुर के जंबा रामगढ़ बांध पर ये किया गया। जयपुर के जंबारामगढ़ बांध पर कृत्रिम वर्षा कराई गई और ये भारत का इस तरह का एक पहला ऑपरेशन था, क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताना होगा कि कृत्रिम वर्षा से इसका संबंध है। तो डी ऑप्शन जंबारामगढ़ डैम इसका आंसर होगा, जो कि आपके जयपुर में है, ठीक है सर। चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में पुरस्कार प्रदान किए गए आपके 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। ये बात याद रखना, इस बार जो दिए गए हैं वो 71 में दिए गए हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया था और इस अवसर पर भारत की जो सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड है, भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपके मोहनलाल जी को दिया गया है। मोहनलाल जी, इस मोहनलाल जी का संबंध है किससे? मलयालम सिनेमा से। मलयालम सिनेमा में इन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है, इसके लिए मोहनलाल जी को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के तहत 2023 का जो अवार्ड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो इन्हें प्रदान किया गया। इससे पहले 2024 में जो ये अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो आपके मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। ये भी बात हमें ध्यान रखनी होगी, जो कि 70वां था, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत जो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। और वहीं 2025 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत, और कई बार ये भी नहीं देता, वो डायरेक्ट ये दे देते थे कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत किसे प्रदान किया गया। तो हम ये याद नहीं रख पाते कि वो 70वें में दिया गया था या 71 में दिया गया है।
तो हमें याद रखना होगा कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन 2025 में दिया गया और इसके तहत मोहनलाल जी को मलयालम सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय गैर सरकारी संस्था को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। अब रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके लिए प्रदान किया जाता है, उनके तहत ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है इसको क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है और वही आपके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान प्रदान करते हैं अपना, उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हाल ही में ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो हमें याद रखना होगा कि किस भारतीय गैर सरकारी संस्था को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप ऑप्शन देखिए, स्माइल फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन, एडुकेट गर्ल और केयर इंटरनेशनल। तो जो एडुकेट गर्ल्स है, एडुकेट गर्ल्स एक संस्था है जो कि दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करता है। दूर दराज के जो क्षेत्र में रहने वाली बालिकाएं हैं उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है इस ग्रुप के द्वारा, एडुकेट गर्ल्स के द्वारा, इसलिए इन्हें आपके रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में ये इसके अलावा ये जो अवार्ड है आपके शाहीन अली जी हैं। कौन? शाहीन अली। शाहीन अली ये मालदीव के रहने वाले हैं, आपके मालदीव से, और ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इन्हें भी, ये शाहीन अली जी को भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों था कि भारतीय गैर सरकारी संस्था को, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी भारतीय गैर सरकारी संस्था को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एडुकेट गर्ल्स इसका नाम याद रखना, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। शाहीन अली जी का नाम भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से दोनों का नाम दे देंगे, एडुकेट गर्ल्स भी मिल जाएगा आपको और शाहीन अली जी का नाम भी मिल जाएगा। तो याद रखना, अगर गैर सरकारी संस्था पूछे तो एडुकेट गर्ल्स, और शाहीन अली जी को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया। चलिएगा अगला क्वेश्चन। ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन में, हाल ही में ई गवर्नेंस पर हुआ है 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, डिजिटल सेवाओं के लिए हुआ है। किस ग्राम पंचायत की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण से सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन में समझने का प्रयास कीजिए, छोटी सी बात है। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सम्मेलन हुआ, इसमें डिजिटल जो सेवाएं हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 28वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब वहीं डिजिटली क्षेत्र में मतलब ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं को जमीनी स्तर पर प्रोवाइड कराने के लिए आपके ये अवार्ड दिया गया। तो यहाँ से जो स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है वो है आपकी रोहिणी ग्राम पंचायत। रोहिणी ग्राम पंचायत, और रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ है? ये है आपके किसमें? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया रोहिणी ग्राम पंचायत जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं आपके पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत है, ये इसके आगे पश्चिम था, पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत जो त्रिपुरा में स्थित है, इसको रजत पदक से किया गया, रजत पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इसके तहत स्वर्ण पदक के तौर पर इनको 10 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है
वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है असम्मिलित युग्म की पहचान करनी है। देखिएगा, ज्ञान भारतम पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इन्होंने बताया है कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, तो सही बात है। ज्ञान भारतम पर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, भारत की जो समृद्ध ज्ञान विरासत है, भारत की समृद्ध ज्ञान विरासत है, उस ज्ञान विरासत को प्राप्त करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन किया गया, ये बात तो सही है। अगला है 11वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन। सीपीए जो सम्मेलन है, ये संसदीय जो संघ है, भारत के विभिन्न विधानमंडलों के जो अध्यक्ष हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भी संसदीय जो महत्वता है उसको बताने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो हाल ही में 11वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? विधान सौध है बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 11वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। ज्ञान भारतम पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन हम चर्चा कर चुके हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया, ये भी सही है। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन यशोभूमि नई दिल्ली में, तो ये आपका गलत है। जो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित नहीं किया गया, ये आपके कहाँ? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। और यहीं से एक सारथी नामक क्या ऐप लॉन्च की गई, सारथी अनुवाद प्रणाली। सारथी अनुवाद प्रणाली लॉन्च की गई, ये इसको याद रखना होगा। सारथी अनुवाद प्रणाली, ये किसी भी मतलब ग्रंथ है उसको हिंदी से अन्य भाषाओं में आसानी से अनुवाद इससे के तहत किया जा सकता है, तो याद रखना। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में। 11वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन बेंगलुरु में। वहीं ज्ञान भारतम पर पहला अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिएगा, तो ये रहा आपका, थैंक यू। तो आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे। आज हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में जल्दी फिर मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।